Good afternoon, everybody. I hope you're really doing well. Today we are going to cover a novel which name is Women at Zero Point और इसे लिखा है नवाल अल सादवी ने। हमने इससे पहले जो है वो कवर किया है फ़ोरुग फ़रुखज़ाद को और उसकी पोएम्स को कवर किया है। इसके बाद हमने मेरी वुllस्टनक्राफ्ट के कुछ वर्क्स को देखा है। यानी हम लोग 8th सेमेस्टर की वुमेन्स राइटिंग को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो राइटर हैं वो इजिप्ट से बिलोंग करती हैं, इजिप्शियन है, फिजिशियन है, राइटर हैं और फेमिनिस्ट हैं। तो आज जो स्टोरी वो लेकर आई हैं या आज का जो नॉवल हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो एक ऐसा नॉवल है जो बेस करता है साध्वी की मीटिंग पे। यानी साध्वी जो है वो नरेटर है स्टोरी के अंदर। थोड़ा ये सेमी फिक्शन है, इसके अंदर बहुत सी मतलब बातें होंगी वो जो फिक्शनल होंगी, ठीक है। तो हमारी जो राइटर है वो नरेटर बनेंगी, एक करेक्टर बनेंगी और वो जो करेक्टर है नरेटर है वो जाएगा प्रिजन में और प्रिजन के अंदर जाके, जेल के अंदर जाके वो एक प्रिजनर से मिलेगी और उस प्रिजनर का नाम होगा फिरदौस। और उस फिरदौस की सारी जो स्टोरी है मरने से पहले वो हमें बताएगी। वो क्यों मरी है, क्योंकि उसको सेंटेंस टू डेथ का जो है वो मिल चुका है कि आपको सजाए मौत होगी और उसने शायद किसी का कत्ल किया है। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम हियर, लेट्स गेट स्टार्ट टू समराइज इट। जी, तो आज का नॉवल स्टार्ट होता है कि हमारी नवाल अपने ही बारे में बताती हैं। वो बताती है अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जब वो इजिप्ट में थी और एक साइकियाट्रिस्ट थी और वो स्टडी कर रही थी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को कि किस तरह जो फीमेल प्रिजनर्स हैं वो एक प्रिजन में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके मेंटल हेल्थ और मेंटल सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। और वो अब ये भी लिखती हैं, ये भी बताती हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं किसी ऐसी भी वुमेन से मिलूँगी अपनी ज़िंदगी में कि जो मुझे बिल्कुल हिला कर रख देगी, ठीक है। उसकी जो स्टोरी है बहुत ही इतनी टेरेबल होगी। तो वो बताती हैं कि एक खानेतेर जेल में गई, वहाँ की डॉक्टर से मिली तो उस डॉक्टर ने एक प्रिजनर के बारे में बताया जिसका नाम फिरदौस था और ये भी बताया कि वो औरत शायद किसी का कत्ल नहीं कर सकती। और जब डॉक्टर ने एज ए सिम्पथी शो करने के लिए उसके लिए एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को और फिरदौस को कहा उस पर साइन कर दे ताकि उसकी सज़ा कम हो जाए, तो फिरदौस ने उस पर साइन करने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं मौत का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारी नरेटर नवाल उससे मिलना चाहती थी उस औरत से, लेकिन उसने बार बार मिलने से इनकार किया। लेकिन जब जिस दिन फिरदौस को फांसी की सज़ा जो थी वो सुनाई जानी थी ना, उससे एक दिन पहले उसने इजाज़त दे दी और उसने कहा कि ठीक है, नवाल आके मुझसे मिल ले और मैं अपना जो है लाइफ़ की जो स्टोरी है मैं उसको बताऊँगी। बस इतना सुनना था कि नवाल साहिबा जो थी वो जेल के पास पहुंच गई। जैसे ही वो जेल में जाती हैं, सेल के अंदर जाती हैं, तो फिरदौस उससे बैठने के लिए कहती है और कहती है ठीक है तुम बैठो और मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी स्टार्ट करती है और बताती है कि हम लोग जो थे ना वो सारे बहन भाई बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं जिस घराने में पैदा हुई थी वहाँ पे जो मेरा बाप था वो मेरी माँ को बहुत मारता था, ठीक है। और वो हमें भी बड़ा मारता था, चाइल्ड अब्यूज़ जो था वो करता था, वो हमें भी मारता था, हमारी माँ को भी मारता था। हालाँकि जो हमारी माँ थी बरअक्स उसके हमारा भी बड़ा ख़्याल रखती थी, अपने शौहर की भी बड़ी जो थी फर्माबरदार थी, उसका भी बड़ा ख़्याल रखती थी। फर्दरमोर वो ये बताती है कि वो खेतों में बच्चों के साथ, अपनी एज के बच्चों के साथ खेला खेला करती थी, लेकिन उसमें से एक लड़का था जो उसी की एज का था, उसका नाम था मोहम्मदीन और वो उसके साथ ब्राइड एंड ग्रूम वाला जो खेल था वो खेला करती थी। एंड फिरदौस सेज दैट शी गॉट प्लेयर फ्रॉम हर सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स विद मोहम्मदीन। फिर एक दिन उसकी माँ को पता चल गया और उसकी माँ ने उसको इन सारी बातों से रोका, उसको शायद मार भी पड़ी और अब उसको और इजाज़त नहीं थी कि वो बाहर जाके दूसरे बच्चों के साथ खेले। और उसने साथ-साथ यही बताया that no she does ever feel the same player in the same way। फिर इसके कुछ ही देर बाद उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और इसके खालू होते हैं, एक अंकल होते हैं जो एक स्कॉलर होते हैं, उनका नाम नहीं बताया हुआ और वो कायरो में रहते हैं, यानी इजिप्ट में रहते हैं, कायरो में रहते हैं। और वो अंकल क्योंकि फिरदौस को बहुत पसंद करते हैं तो उसको आकर ले जाते हैं। अब उस कायरो में सब कुछ पहले बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। शी एंड हर अंकल शेयर अ बेड एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पढ़ाई भी साथ-साथ कर रही होती है और अच्छी कर रही होती है। लेकिन इसके बाद उसके अंकल जो हैं वो शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी करते हैं, तो दूसरी बीवी आ जाती है जिसका बिहेवियर जो होता है वो फिरदौस के लिए अच्छा नहीं होता। वो फ़ोर्स करती है अंकल को कि उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए और फिरदौस जो है वो बोर्डिंग स्कूल चली जाती है। अब फिरदौस बताती कि बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट थी और बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जो कि लड़कों के बारे में बात किया करते थे या मेकअप के बारे में बात किया करते थे, बल्कि वो अपना ज़्यादातर टाइम जो थी वो लाइब्रेरी में और कोर्ट में गुजारा करती थी। बोर्डिंग स्कूल में इसके बहुत से अच्छे दोस्त बने और बहुत सी टीचर्स भी इसकी दोस्त बन गई, जिसके अंदर एक मिसेस इकबाल नाम की एक टीचर थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। जब फिरदौस ने ग्रेजुएट किया तो उसके घर से कोई भी नहीं आया था इसको अप्रिशिएट करने के लिए, तो उसकी डिग्री भी मिसेस इकबाल ने ही ली थी और इसको अप्रिशिएट भी किया था।
तो ग्रेजुएशन के बाद टाइम था अब घर आने का, और जैसे ही फिरदौस घर आती है तो उसे पता चलता है कि अब इस घर में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर रात को वो ये बात करते हुए सुनती है अपने अंकल और आंट को कि इसकी शादी जो है वो आंटी के एक कज़न है शेख महमूद, जो कि बहुत ही 60 साल से भी ज़्यादा उम्र का बंदा है और बहुत ही सेल्फिश और स्टिंगी किस्म का है। उसका फेस इतना घटिया और इतना गंदा है ना कि वो मतलब ये सारी बातें सुन लेती है और वो इस डर से घर से भाग जाती है। अब घर से जब भागती है ना तो उसको बहुत ही डर लगता है। स्ट्रेंज जो मर्द हैं वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं, वो डर जाते हैं, वो घर वापस आ जाती है। और घर वापस आने का एक ही मतलब था, यानी उसकी शादी। तो हाँ, उसकी शादी हो जाती है शेख महमूद के साथ, जो कि शादी के बाद उसको बहुत ही मारता है, पीटता है, अपना जो एग्रेशन है उस पर बिना बात के ड्रंकन मैन होता है उस पर निकालता है। फिर दोस्त नवाल को मजीद ये बताती है कि पहले तो वो भागकर अपने अंकल के घर गई, आंटी के मतलब उनको बताया कि वो मेरे पे इतना जो है वो जुल्म करता है, लेकिन उन दोनों ने उसका साथ देने के बजाय कहा कि कोई बात नहीं, पूरी दुनिया के जो मर्द हैं वो अपनी बीवियों को मारते हैं, और ये कहकर उसको वो वापस छोड़ा है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन और ज़्यादा जो था वो स्टूपिड मैन, पता नहीं उसको किस चीज़ की एग्रेशन थी, और उसने फिर से उसको ज़्यादा मारना शुरू कर दिया। और अब की बार तो उसने उसको इतना मारा कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं था, ठीक है, वो सारी ब्लड से भर चुकी थी। लेकिन अब उसने डिसाइड किया था कि वो अंकल के पास नहीं जाएगी, और वो नहीं गई, और वो सड़कों पर घूमना फिरना स्टार्ट हो गई। वहाँ पे उसको एक कॉफ़ी शॉप का ऑनर मिलता है जिसका नाम होता है बियोमी। सब कुछ अनजान था, नया था, तो वो बियोमी पे ट्रस्ट कर लेती है, उसको अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है, और जैसे ही अपार्टमेंट में जाकर फिर दोस्त उसको कहती है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो वो उसको लॉक कर देता है, उसके साथ उसके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलके उसका रेप करता है और उसे अपने अपार्टमेंट में बंद कर देता है। फिर दोस्त नवाल को बताती है कि किसी तरीके से वो वहाँ से साथ वाली नेबर के साथ मिलकर वहाँ से भाग तो गई, और वहाँ से भागते भागते वो दरियाए नील के पास पहुँच गई, जहाँ पे वो एक और औरत को मिली जो कि बहुत ही डिसेंट और रिच नज़र आ रही थी, और जिसका नाम था शरीफा, और वो कोई और नहीं थी बल्कि वो एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट थी, जिसने फिर दोस्त को भी ये सिखाया कि वो किस तरह एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट बन सकती है, और उसको अपने साथ ले आई अपने घर। फिर वो मज़ीद बताती है कि शरीफा के साथ एक दिन उसका ही चाहने वाला, ये नहीं उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम था फ़ौज़ी, वो कहता है, उससे लड़ता है, वो दोनों आपस में लड़ते हैं कि क्यों जो है तुमने फिरदौस को यूज़ करी हो, उसके पैसों पर ऐश करी हो, और क्यों उसे सारा काम करा रही हो, 1 रुपया भी तुम उसको देती नहीं हो। अब ये चीज़ें फिरदौस सुन लेती है कि मुझे जो शरीफा है ना वो इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और वो वहाँ से भाग जाती है। तो वो बताती है कि अब की बार जब वो भागी ना तो वो किसी के भी यहाँ जॉब या कुछ भी नहीं कोई काम करेगी, बल्कि वो अपनी बॉस खुद बनेगी, और उसने इवेंचुअली एक बहुत ही बड़ा जो घर था वो खरीद लिया था। वो एक्सपेंसिव चीज़ें पहनती थी और एक्सपेंसिव चीज़ें उसके पास थी, और एक दिन एक क्लाइंट उसके पास आता है जिसका नाम होता है दया। वो उसको बताता है कि वो कोई एक इज़्ज़तदार खातून नहीं है जो इस तरह का बड़ा एक्सपेंसिव चीज़ों को जो है वो अफ़ोर्ड कर सकती है, ठीक है। ये सारी बातें सुन के ना फिर दोस्त फिर से बहुत नाउम्मीद हो जाती है और वो सब कुछ छोड़ देती है, और एक ऑफ़िस में जाकर ना एक ऑफ़िस असिस्टेंट बनकर वहाँ पे काम करती है, जहाँ पे ना उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो जितनी भी वुमेन हैं, जितनी भी औरतें हैं ना, वो सज-धज के अपने बॉस के मेल बॉस के सामने आती हैं और आकर उसको लुभाती हैं, उसके दिल को लुभाती हैं, उसके आस-पास काम करती हैं, ताकि वो उनकी सैलरी को रेज़ कर सके और उनका जो रैंक है वो बढ़ा सके। तो यहाँ पर आके उसको पता चलता है कि इस दुनिया में सब औरतें ही प्रोस्टिट्यूट हैं, कुछ को आज़ादी मिल जाती है और कुछ इस काम से पैसे कमाते हैं। ये गहरी बात की उसने फिरदौस ने, और इसके बाद वो बताती है कि इसी ऑफिस में वो एक बंदे से मिलती है जिसका नाम है इब्राहिम, और वो उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिरदौस भी उससे प्यार करना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन व्हेन दे हैव सेक्सुअल रिलेशन, उसके बाद उसको पता चलता है कि जी ये तो एक डॉटर चेयरमैन की बेटी है, उससे ये शादी करे इब्राहिम। तब उसका जो है वो ट्रस्ट टूट जाता है, और वो फिर से सब कुछ छोड़ के ना प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं, और अब की बार वो ऐसी प्रोस्टिट्यूट बनती है और इतनी पॉपुलर हो जाती है, इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि बड़े-बड़े क्लाइंट्स को भी वो ना करने का जो है हक रखती थी। और वो बताती है कि उसने मना इसलिए किया है ताकि वो लोगों को बता सके कि वो अब अपनी मर्ज़ी, अपनी बॉडी की वो खुद जो है वो मालिक है, वो जब चाहे इसे यूज़ कर सकती है, जब चाहे वो किसी को भी इनकार कर सकती है। अब इसी दौरान उसे इब्राहिम भी मिलने आता है, जो कि नाउम्मीद होकर जाता है क्योंकि उसे इब्राहिम की सच्चाई का पता चल गया था। लेकिन अब की बार उसको एक पिम्प मिलता है, और वो कंट्रोल हासिल कर भी लेता है, और उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, वो बहुत ज़्यादा मारता है फिरदौस को, और फिरदौस भी इन रिटर्न उसको मारती है। और जब वो अपना चाकू ढूंढ रहा होता है उसको मारने के लिए, तो फिरदौस उससे पहले उसका चाकू पकड़ के उसको मार देती है, ठीक है, और वहाँ से वो चली जाती है। पहली बात उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी करेजियस है, कितनी ब्रेव है, अपने लिए वो खुद स्टैंड ले सकती है। अगर वो किसी के साथ जो है वो रिलेशन बना सकती है तो किसी को मार भी सकती है।
शॉर्टली आफ्टर वो मिलती है एक अरब प्रिंस से, जो कि उसको अपने घर बुलाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक रात के जो है $3000 दूंगा। और ये जब वो बात सुनती है ना तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो सारे पैसे फाड़ के ना उसके मुंह पे फेंक आती है, ठीक है। और उसको कहती है वो पहले कत्ल कर चुकी है, अब उसको कोई डर नहीं लगता किसी को भी कत्ल करने से। तो जब ये बात कर रहा होता है तो जो प्रिंस होता है वो डर जाता है और वो जाके पुलिस को बुलाता है, और पुलिस जो आकर उसको पकड़ के हमारी फिरदौस को ले जाती है। इस तरह उसको सेंटेंस टू डेथ का जो है वो मिल जाता है हुक्म कि अब इसको सज़ाए मौत ही होगी। फिर वो नवाल को मज़ीद बताती है कि अब वो इस जेल में बैठ के सिर्फ़ अपनी मौत का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, इसलिए क्योंकि वो एक अब नई जगह पे जाना चाहती है, नए लोगों से मिलना चाहती है, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। और फिर वो उसको ये भी बताती है कि ये जो लोग हैं मुझे इसलिए सज़ाए मौत नहीं दे रहे क्योंकि मैंने किसी का कत्ल किया, बल्कि इसलिए सज़ाए मौत दे रहे हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, इन लोगों को सच सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं इनके खिलाफ़ बोलूँगी, इनके अगेंस्ट बोलूँगी, इनकी रेज़िस्ट में मैंने जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का रूल तोड़ा है ना, इनके जो बने हुए असूल हैं वो तोड़े ना, इसलिए इनको बुरा लगा और इसलिए ये मुझे मार रहे हैं। और जैसे ही वो ये कहकर अपनी स्टोरी ख़त्म करती है तो एक पुलिसमैन आ जाता है और उसको ले जाता है कि चलो अब तुम्हारा टाइम है और अब तुम्हें मौत जो है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर दोस्त तो सेल से चली जाती है, लेकिन उसके कुछ अल्फाज जो थे वो इस सेल में अभी भी घूम रहे थे, जिनको नवाल बार बार दोहरा रही थी और बार बार इसके बारे में सोच रही थी। और उस जेल में बैठे हुए नवाल को हर चीज़ दुनिया की जो थी वो नाखुश लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा शेम फ़ील कर रही थी वो इस वर्ल्ड पर और यहाँ के लोगों पर, यहाँ के मर्दों पर। और फिर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहाँ जाकर उसको लगता है कि बहुत से लोग जो हैं उसकी तरफ आने लगे हैं, लेकिन वो ये कहकर नहीं डरती कुछ भी कि अगर फिरदौस बहुत करेजियस थी और स्ट्रॉन्ग वुमन थी तो मैं भी हूँ, और मेरा जो है कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहीं पे हमारी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो बहुत ही साइकोलॉजिकल बेस, बहुत ही मेंटल डिस्टर्बेंस और बहुत ही पेनफुल और टेरेबल स्टोरी थी। तो अब बात कर लेते हैं इनके थीम्स के बारे में। तो सबसे पहला थीम बेट्रल का है, उसके बाद सेल्फ वर्थ, उसके बाद रिलीजन का थीम आया है, उसके बाद मेमोरी और लॉस का थीम आया है, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट का थीम आया है, उसके बाद फेयर की बात हुई है, डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस की बात हुई है, सब्जुगेशन सप्रेशन की बात हुई है, मेंटल डिस्टर्बेंस की बात हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची एक प्रोस्टिट्यूट में चेंज हो गई और उसके बाद वो एक मर्डरस बन गई। तो जैसे ही टाइटल को पढ़ते हुए हमें समझ आ रहा है वुमेन एट द ज़ीरो पॉइंट कि पूरी सोसाइटी जो है ना वो औरत के कुछ भी बनने में बड़ा 100% रोल अदा करती है, ठीक है। बेशक उसके पेरेंट्स हों, उसके जो हैं वो मेंटर्स हों, उसके बिजनेस बॉस हों, उसके फ्रेंड, इवन फ्रेंड तक। सोसाइटी में एक बंदे को बुरा बनाने के लिए, एविल बनाने के लिए एक सोसाइटी पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है उसमें। जब उसके साथ बुरा हो रहा था तो कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया था। तो एक तरह से ये क्रिटिसाइज़ भी है कि वुमेन को ज़ीरो पॉइंट पे लाने के लिए सबसे जो बड़ा हाथ है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी का है, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का है, वो उन लोगों का है जो अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं औरतों पर, और औरतों को एक पपेट समझते हैं और उनको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।